लिख लिया? दैट इज ऑल अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। ये आर्कीबैक्टीरिया से जुड़ी हुई सारी बातें हुई। लेट्स स्टार्ट विथ माइकोप्लाज्मा। कुछ बताना चाह रहे हैं आप मुझे माइकोप्लाज्मा के बारे में? यस, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। उनको प्लांट किंगडम का जोकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जोकर? जोकर वो होता है जिसका कोई शरीर ना हो, नाक ऐसी मोड़ ले, मुंह ऐसा कर ले, हाथ कैसे घुमा ले। तो वैसे ही माइकोप्लाज्मा के बाहर कोई वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होता, वो सेल वॉल लेस होते हैं, इसलिए उनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। साइज उनका होता है लगभग 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में, 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में। अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि पूछते ही हैं, कोई पूछे नहीं पूछे 100% पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, जवाब होगा माइकोप्लाज्मा। पूरा सुन लीजिए। वायरसेस इनसे भी छोटे हैं। फिर वायरस क्यों नहीं जवाब देते? क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में झूल रहे हैं और ये कंफर्म लिविंग है। तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया से तो छोटे हैं ही, सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इनको मानते हैं। 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर सामान्यतः इनका साइज होता है। कोई सेल वॉल इनके पास नहीं होती। इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था नोकार्ड एंड रॉक्स ने, है ना ये डिस्क्रिप्शन आपके पास जी। इनको माइकोप्लाज्मा टर्म दिया था नोवैक ने। इनको एक और नाम देते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या इसकी कहानी है, कोई मुझे बता रहा है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को क्यों कहते हैं? कहानी तो बताना पड़ेगी ना भाई। हाँ, कोई बोला, आवाज आई मेरे कानों तक? तुषार, पीपीएलओ क्यों कहते बेटा? सबसे पहले पाए गए थे बोवाइन एनिमल्स के अंदर निमोनिया कॉज करते हुए। बोवाइन मतलब चार पाद, चार पैरों वाले मवेशी, उनको बोलते हैं बोवाइन एनिमल्स। तो जो बोवाइन एनिमल्स हैं उनके अंदर ये निमोनिया कॉज करते हुए मिले थे, इसलिए इनका नाम आया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। इनका एक नाम और भी है, एमएलओ। एमएलए नहीं, हाँ बोला, मालूम पड़ा एमएलए साहब को बोल दिया पीपीएलओ। एमएलओ, एमएलओ का फुल फॉर्म कुछ अजीब सी किताबों में दिया है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये मूर्खता है, माइकोप्लाज्मा को बोल रहे हैं माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। वो सही फुल फॉर्म है उसका मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल्स उनको बोलते हैं जिनका स्किन सॉफ्ट होता है, उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये भी वैसे है, सॉफ्ट स्किन, क्योंकि वॉल नहीं है इन पर, तो इनको मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। स्क्रीन पर है। इन पर गोलियों का असर होता है नहीं होता है पता नहीं, लेकिन पेनिसिलिन और लाइसोजाइम का असर नहीं होता। क्या मतलब इस बात का? क्योंकि सेल वॉल नहीं है, वो तो ठीक है, पर इस बात का क्या मतलब कि पेनिसिलिन और लाइसोजाइम का असर नहीं होता? क्योंकि पेनिसिलिन और लाइसोजाइम दोनों सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सुन लो, बहुत गंभीर बात है। पेनिसिलिन भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से और लाइसोजाइम भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। याद आया? एंजाइम में बात किया था हमने, जैसे वहां तो पापा का बात किया था, सल्फर का बात किया था, वैसे ये बात भी है कि पेनिसिलिन और लाइसोजाइम भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के द्वारा सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और चूंकि माइकोप्लाज्मा में वॉल नहीं है, इसलिए पेनिसिलिन या लाइसोजाइम का उन पर कोई असर नहीं होता। कैसे हैं? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव? अरे वाह, दीक्षा, वेरी गुड। कैसे ये?
ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। पैकेज में हर चीज, इस वर्कबुक में हर चीज सही छपी है जरूरी थोड़ी, कुछ करेक्शन भी करवाता हूँ मैं क्लास में। गजब, दीक्षा जी ने कहा ग्राम पॉजिटिव, गजब। इनके पास वॉल है नहीं, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को तय करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ वॉल। तो फिर ये ग्राम पॉजिटिव कैसे हो गए? हाँ, तो काटो, गलत छप गया है वो। ऐसा कहूँ अगर मैं मजाक कर रहा हूं। ये क्या चक्कर है? बॉल इन योर ग्राम पॉजिटिव, यस, एक्सिस्ट इससे इवॉल्व होकर गया, इवॉल्व होकर इससे बॉल ग्राम पॉजिटिव इशू से 100% या ग्राम पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कहना होगा। बॉल नहीं है वो सच्चाई है। राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस अपना ही कर सकते हैं। डीएनए इनमें इंटरेस्टिंगली लीनियर होता है, जबकि बैक्टीरिया में डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। पर इनके अंदर डीएनए जो है वो लीनियर पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड लेकिन लीनियर। इनका अगर ग्रोथ करवाना है तो ग्रोथ करवाने के लिए इनको मीडियम पर एक खास कंपाउंड चाहिए, स्टीरॉल्स। बहुत बढ़िया। तो इनको स्टीरॉल्स की जरूरत होती है ग्रोथ करवाने के लिए। इनको बैक्टीरिया और वायरसेस के बीच रखा जाता है। ये बैक्टीरिया से छोटे हैं पर वायरसेस से बड़े हैं। इनकी कॉलोनी अगर आप बनाते हो, स्क्रीन पर अभी आती है, ये आती है। अगर आप इनकी कॉलोनी बनाते हो तो ऐसा मानते हैं कि इनकी कॉलोनी फ्राइड एग की तरह नजर आती है। अब मैंने कभी एग ही नहीं देखे हाथ में लेके, टीवी पे देखे, तो फ्राइड एग मैंने कहाँ से देखे होंगे भाई? तो मेरे को कोई अनुभव नहीं है इसका, थ्योरेटिकल बात है। ऐसा मानते हैं कि इनकी कॉलोनी जो है वो फ्राई किए गए एग की तरह होती है। हालांकि हर साल ज्ञान रखने वाले बच्चे आते हैं जिन्होंने बहुत एग फ्राई किए हुए होते हैं, तो बताते हैं सर डोंट वरी, ये बिल्कुल सही पिक्चर है, बिल्कुल जब एग फ्राई होता है तो ऐसा होता है, वही होता। आपको याद रखना है। कुशाग्र कुछ कहना चाह रहा है, आप कुछ कहना चाह रही है। किसी ने तो देखा होगा फ्राइड एग ऐसा होता है, ऐसे शर्मा रहे हो। एक का तो न्यूट्रिशनली अच्छी बात है, ऐसा दिखाई देता है, अच्छी बात है। तो बिल्कुल ठीक बात है, लिख लीजिए कि इनकी कॉलोनी जो है वो फ्राइड एग के समान उसका अपीयरेंस आता है। हाँ चलो चलो लिख लो, फटाफट लिख लो। है वर्कबुक में ये पॉइंट है या नहीं है? ये नहीं है शायद। वेरी गुड, तो अंडरलाइन कर लो। मात्र कुछ प्लांट बीमारियां जो पीपीएलओ से होती है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। विचेस ब्रूम, चुड़ैल का झाड़ू रोग, तो पोटैटो के अंदर विचेस ब्रूम कॉज होता है। उसके अलावा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बहुत फेमस है, याद रखना पड़ेगा आपको। पपाया बंची टॉप, क्या हो गया? मैं तो दूसरी चीज पूछने के लिए रुक गया। वायरस भी एक बंची टॉप करते हैं, उसका नाम क्या है? बनाना बंची टॉप। बनाना बंची टॉप जो होता है वो वायरल डिसीज होता है, ये पपाया है। और सैंडल स्पाइक कम कर दिए मैंने, पिछले साल से भी 2-3 और निपटा दिए, है ना? हाँ, तो बस 4-5 ही। विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो, एस्टर येलो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, पपाया बंची टॉप और सैंडल स्पाइक। वो वर्कबुक में स्कैंडल छपा हुआ हो सकता है, हाँ उसको सैंडल कर लेना। सैंडल यानी चंदन की बात कर रहे हैं। क्या नाम है चंदन का? सेंटेलम एल्बम।
कुछ एनिमल्स में होने वाली बीमारी एमपीपीएमटी में तो बहुत फेवरेट थी, पसंद होती थी। महिलाओं में कई बार अबॉर्शन हो जाता है, तो अबॉर्शन के लिए माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन रिस्पांसिबल होता है, तो नीचे वाला अबॉर्शन इन लेडीज वो माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम से होता है। उसके अलावा यूरिथ्राइटिस एसटीडी एक होती है, वो भी होमिनिस से होती है, और प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया वो भी माइकोप्लाज्मा से होता है। तो ये कुछ खास नाम है जो आपको याद रखने चाहिए। ऐसे स्टेरिलिटी इन ह्यूमन मेल वो होमिनिस से होता है। हाँ जी, चले आगे बढ़े। अभी आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, माइसिटीज जब लगता है इसका मतलब उनके भाई बहन कहीं कोई पुराने जमाने में रहे हैं फंगस, तो ये एक प्रॉक्सिमिटी दिखाते हैं, मोनेरा की प्रॉक्सिमिटी फंगल मेंबर के साथ। तो वही हम बता रहे हैं कि ये फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं जो फंगस से रिसेम्बलेंस दिखाते हैं, और इसलिए इनको एक्टिनोमाइसिटीज या माइकोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ब्रांच्ड होते हैं, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा काम है, कमर्शियली हम इनसे खूब एक्सप्लॉइट करके एंटीबायोटिक्स निकालते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हम निकालते हैं वो एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर से निकालते हैं। कई बार तो ये हमको आध्यात्मिक सुकून भी देते हैं। नहीं, आप पढ़ाई नहीं करते और ये बैक्टीरिया उसके कारण से आपको अच्छा फील करवा रहे होते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जब पानी गिरता है, बरसात होती है, और उसके बाद मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, अगर आपने कभी महसूस की हो, तो वो इन्हीं के कारण आती है। ये ऑयल रिलीज करते हैं, उसके कारण से वो फ्रेग्रेंस आप तक, वो स्मेल आप तक पहुँचता है ना। तो याद रखिएगा, उसका नाम होता है जियोस्मीन। है आपकी वर्कबुक में लिखा हुआ? नहीं है? जियोस्मीन, GEOSMIN, जियोस्मीन वो एक्टिनोमाइसिटीज मेंबर है जो ऑयल रिलीज करता है, जिसके कारण से सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर या स्मेल होता है, सॉरी फ्लेवर, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। क्या स्टेटस है या नहीं है? लिख लिया? चलो मिलवा देते हैं आपको। सुनना भाई, एक्टिनोमाइसिटीज जो ग्रुप है उसका एक सबसे कॉमन जीनस का नाम बोल रहा हूं, सुनना, स्ट्रेप्टोमाइसीस। सुन लो, पहले पूरा सुन लो, जल्दी मत करो लिखने का। स्ट्रेप्टोमाइसीस, स्ट्रेप्टोमाइसीस जीनस की कई स्पीसीज है जिनसे अलग अलग एंटीबायोटिक निकलती है। किसी से क्लोरेम्फेनिकॉल, किसी से नियोमाइसिन, किसी से टेट्रासाइक्लिन, ऐसे कई अलग अलग एंटीबायोटिक जो हैं वो इनके अलग अलग स्पीसीज से निकलते हैं। सबका जीनस सेम है, क्या? स्ट्रेप्टोमाइसीस। इवन स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का भी एंटीबायोटिक इन्हीं से निकलता है। तो सुन लो सुन लो सुन लो, जल्दी मत करो। तुमको जब मैं सुनने का बोलूँ ना, सुना करो। सुनते नहीं हो फिर याद नहीं रहता, लिखने से कभी याद नहीं होगा अगर सुना ढंग से नहीं, पर सुना ढंग से और फिर लिखा है तो याद होगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है, पर ये और इसके जैसे कई एंटीबायोटिक जिस कॉमन जीनस से बनते हैं उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीस। ठीक है? और बाद में बस बार बार क्या बदलता है? स्पीसीज का नाम। तो आप में से कितने लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं
ये जो एंटीबायोटिक दिए इनमें से कौन कौन से बैक्टीरिया से मिलती है उनको पता है। अच्छा, अच्छी बात ये शायद कि वर्कबुक में नाम नहीं है कि किससे मिलते हैं, आगे भी नहीं है ना। हाँ 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 हाँ, ये बढ़िया। अच्छा, तुम जैसे पढ़ रहे ना, प्री मेडिकल का पढ़ने का तरीका नहीं है, होता ये है कि वर्कबुक है, ये सब के पास दो तीन सप्ताह हो है ना। वो इसमें जो ब्लैंक प्लेसेस है ना, आप अपने पर ढूंढ ढूंढ के भर लेते हैं कि एंटीबायोटिक तो बहुत काम ही थी, डॉक्टर बनने वाले थोड़ा काम है, पहले भर लेते। जब तक मैं नहीं पढ़ता तुम आगे के पेज पढ़ते तक भी नहीं हो, पढ़ते तक भी नहीं हो। पता है प्री मेडिकल का मतलब क्या है? इगो स्टिफल हो जाना शुरू कर दे, लेकिन सच्चाई प्री मेडिकल का मतलब है गुरु जो है वो पूरी रह जाए और चेला शक्कर हो जाए। इसका मतलब होता है गुरु का ज्ञान वही रह जाए और चेला जो है वो उससे बेहतर लर्न करके आगे सक्सीड कर जाए। तुम्हें मुझे क्या, चारों सब्जेक्ट में तुम्हारे एक्सपर्ट को दो का तो मैं हो गया और बाकी दो उनको बीट करना है और प्री मेडिकल निकालना है, ये तुम्हारा टास्क है। और विद इन 2 ईयर ऑफ टाइम, स्पेन ऑफ टाइम में 2 साल है तुम्हारे पास, जिसका 6 महीना गया। इसलिए मेरे से आगे चलना पड़ेगा। मैं दौड़ने का नहीं कह रहा हूं, चलने का। जब चलते ढंग से आ जाए तो फिर दौड़ना, पर अभी तो मुझसे आगे चलना पड़ेगा। तो मैं जहां जिन चीज को डिलीवर करने वाला हूं उसके आगे तैयारी चलनी चाहिए। कौन कौन बता रहा है? तो सुन तो लेना ध्यान से। सीवी रमन, सुना है कभी उनका नाम? मुझे माफ करें वो, आज आपने तो बड़े अच्छे कारण उनका नाम सुना है, मैं आज उनके नाम का दुरुपयोग करने वाला हूं, तो वो मुझे माफ करें। तो सीवी रमन टेरकर, टेरकर नहीं, टेरकर गर्ल्स स्कूल न्यू फ्रेंड बनाने जाते थे। मैंने कहा ना मुझे माफ करें सर, सीवी रमन साहब मुझे माफ करें। तो सीवी रमन टेरकर गर्ल्स स्कूल न्यू फ्रेंड बनाने जाते थे, और एक दो से दोस्ती नहीं करते थे और इंग्लिश वाला और टेट्रा ग्रुप बनाते थे। टेट्रा, 4 लोगों से दोस्ती करते थे, तो टेट्रा ग्रुप बनाते थे। अब ये क्या बकवास थी, ये बकवास अगर याद है तो सारे जवाब है। पहले सुन लो, फिर लिखना विखना सब बाद में। पहले सुनो फिर लिखना, फिर एक बार और सुनाऊंगा तो याद होगा। सीबी, सी पहला सी है क्लोराम्फेनिकोल, एंटीबायोटिक ये मिलता है। अब देखो हर जगह आगे जीनस का नाम तो फिक्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, तो बार-बार तो सी मतलब क्लोराम्फेनिकोल, तो मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला। अभी लिखने की जल्दी मत करना, वो स्क्रीन पर आ जाएगा। तुम तो सिर्फ सुनो, अपने कानों को तैयार करो, दिमाग को तैयार करो, फिर स्क्रीन पर विजन भी आ जाएगा। तो सीवी रमन क्लोराम्फेनिकोल वेनेजुएला, रमन रैमोसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रैमोसस, उससे मिलता है टेरामाइसिन, टेरकर था। तो सीवी रमन टेरकर गर्ल्स स्कूल, मतलब स्कूल मतलब एस मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन और जी मतलब गर्ल्स स्कूल है ना, तो जी मतलब बीसीएस, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बीसीएस से मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सीवी रमन टेरकर गर्ल्स स्कूल न्यू फ्रेंड, तो नियोमाइसिन,
बाय फ्रेडी, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी, इससे मिलता है नियोमाइसिन, सबसे फ्रेंडली है नाम फ्रेडी, न्यू फ्रेंड बनाते थे। हाँ कितने और टेट्रा ग्रुप बनाते थे, और इंग्लिश में क्या और क्योंकि ऑरियोफेसियंस नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस, उससे बनता है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा। अभी कर ले, स्क्रीन पर है सारे। स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, क्लोरेम्फेनिकोल फ्रॉम वेनेजुएली, टेरामाइसिन फ्रॉम रेमोसस, टेट्रासाइक्लिन और ऑरियोमाइसिन फ्रॉम ऑरियोफेसियंस। फटाफट नोट करो इनको जरा। चले आगे बढ़े। एक तो और बचे है ना, नियोमाइसिन भी है ना, नियोमाइसिन ये मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, एरिथ्रोमाइसिन इसलिए लिखा है क्या ऐड करो, एरिथ्रोमाइसिन एरिथ्रस से मिलता है, तो अंडरस्टूड है। गेनामाइसिन भी ऐसे, गेनामाइसिन इससे, इसके आने के चांसेस कम हो जाते हैं एग्जाम में, तो ये थोड़ी पूछेगा गेनामाइसिन किससे मिलता है, जवाब बोलो गेनामाइसिन से, इसलिए उनके चांसेस ज्यादा हैं, उनके लिए स्कोप है निमोनिक्स में, बाकी के लिए हमने इसलिए स्कोप नहीं रखा, याद रखना चाहिए। अब एक बार और मेरा निमोनिक सुन लो और लिख लेना सुन करके, इस बार सुनना पहले फिर लिख अपने मन से लेना, बहुत आसान है, प्रैक्टिस कर हो गई। पढ़ लिए नाम किससे क्या क्या मिल रहा है, सीवी रमन, टेरकर, गर्ल्स स्कूल, न्यू फ्रेंड बनाने जाते थे, और इंग्लिश में लिखना और शेट्रा ग्रुप बनाते थे। अभी कैसे, सी फॉर क्लोरेम्फेनिकोल, वो मिलता है वेनेजुएली से, रेमोसस देता है टेरामाइसिन, ग्रीसियस से मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन मिलता है फ्रेडी से, और ऑरोफेसियन से मिलता है टेट्रासाइक्लिन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, एक बार एमसीक्यू में यही पूछ लिया गया कि बच्चों को सबको पता होता है एंटीबायोटिक, पर पता किसी को नहीं होता कि होता क्या। नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में तो है कि जो लाइफ के अगेंस्ट हो वो एंटीबायोटिक्स, इसलिए आजकल जमाना प्रोबायोटिक्स का है। अब एंटीबायोटिक्स भी पसंद नहीं किए जाते, अब आपको कहा जाता है याकूत खाओ, याकूत, काजोल जी बताती है याकूत खाओ, हम नहीं बताते,
हम उससे अच्छा प्रोडक्ट बताते हैं, दही खाओ, दही बेस्ट प्रोबायोटिक होता है, उसमें आपके लिए जो जरूरी रिक्वायर्ड बैक्टीरिया है वो सब मिलता है। तो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? भाई एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहा जाता है, वो कहलाते हैं एंटीबायोटिक्स। तो वही है, ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो लो कॉन्सेंट्रेशन में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एंटेगोनिस्टिक काम करते हैं। एंटेगोनिस्टिक का मतलब है विपरीत, जो उनकी ग्रोथ के विपरीत काम करते हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। सबसे पहले टर्म किसने दिया था एंटीबायोटिक? वैक्समैन, बिल्कुल ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है क्या, देख लो जरा। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक था उसके बारे में बात कहा जा रहा है कि बैक्टीरियल ओरिजिन का वो दिया भी था वैक्समैन ने, उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये होगा यार, फर्स्ट एंटी बैक्टीरियल ओरिजिन का एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन था, जिसको वैक्समैन ने डिस्कवर किया था, नहीं है? और टोटल फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? अरे क्या कर रहे, सो तो नहीं गए? पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो फंगल ओरिजिन का था। सुनो सुनो सुनो, तुमको संपट नहीं पड़ रही, इधर सुनो। एंटीबायोटिक्स मतलब जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, पर पहले वाले जो थे, सबसे पहले जो पेनिसिलिन आया वो फंगस से निकलता था, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, और बैक्टीरिया को मारता था। और ये जो है ये एक्टिनोमाइसिटिस से निकलने वाला। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्समैन ने निकाला था, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था बैक्टीरियल ओरिजिन का, और पेनिसिलिन था फर्स्ट एंटीबायोटिक फंगल ओरिजिन का। क्लियर है? अभी ये स्क्रीन पर एक टेबल है, लास्ट ईयर तुम्हारे सीनियर्स को बोला था कि याद रख लेना, अगले साल एक क्विज में आएगी। उन्होंने याद नहीं की और क्विज का क्वेश्चन नहीं बना, तुमसे भी नहीं बनेगा अगर तुमने याद नहीं किया तो। पढ़ा भी नहीं सकते, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने के बाद ही ये समझ में आती है। तो कौन सा एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को कहाँ अफेक्ट करता है ये दिया गया है। इतना आए नहीं आए, मिनिमम इतना तो आएगा ना कि टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस की डिफरेंट स्टेप्स को। एटलीस्ट अभी इतना तो याद रखना। एक्सेप्शनली मैं दो ग्रुप को छोड़ रहा हूँ, बहुत छोटे हैं, पर मैं ऐसे नहीं सुनाना चाहता कि आपको झपकी आ जाए, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है ना, तो नींद आने की संभावना है। तो उस खतरे से बचने के लिए मैं साइनोबैक्टीरिया पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो सबसे एडवांस ग्रुप है, मोनेरा का सबसे एडवांस मेंबर है साइनोबैक्टीरिया। तो मैं एक्सेप्शनली बीच के भाग को स्किप करके सीधे साइनोबैक्टीरिया पर आ रहा हूँ, ताकि आप जोश खरोश से इनको समझ पाएं। फिर वो दो छोटे ग्रुप भी आज नहीं होते तो अगली क्लास में उनकी बात कर ही लेंगे। यस बेटे, सबसे महत्वपूर्ण इस ग्रुप का मेंबर जिसको हमें रोज सुबह उठकर के धन्यवाद देना चाहिए, एक तो भगवान, दूसरे साइड पर, क्योंकि इवोल्यूशन जब हुआ तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट रिडक्टिव था, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं था, और ऑक्सीजन नहीं होता तो हम भी नहीं होते। तो वो पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने इस एनवायरनमेंट को ऑक्सीजनिक बनाया वो थे साइनोबैक्टीरिया। तो ये बहुत पुराने, सबसे ओल्डेस्ट साइनोबैक्टीरिया का फोटो मैंने आपको दिया था सेल बायोलॉजी के पेज में, पेज नंबर 3 पर। 1 2 3 यहाँ साइड सीड्स करके सरल सवाल सबसे आगे पत्थर बने हुए गए, उसका नाम क्या है? ओ नोटिस करो, बस आएगा, आ प्रकाश डालो अपने दिमाग में, आएगा लाइट डालो पूरे दिमाग में।
कितने पुराने ये पढ़ उसमें? तो ये और भी पुराने हैं। जो स्ट्रेमेटोलाइट्स हैं वो करीबन 3.6 टू 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इतने पुराने, या आप कहो तो इनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, सबसे पुराने हैं। आपको ऐसा कहने में भी परहेज नहीं करना चाहिए। ये रहे, ये स्ट्रेमेटोलाइट्स हैं। जाइए कभी न्यूजीलैंड जाइए, अलग अलग देशों में तो आपको दिखेंगे, हमारे यहाँ नहीं। तो स्ट्रेमेटोलाइट्स दिख रहे हैं आपको, जो 3.6 बिलियन ईयर एगो पहले से अभी तक मौजूद है। 3.5 चलेगा, तो 3.6 3.5 रफली यार आइडिया मिल गया। उसका कारण है, तुमको अभी क्लियर नहीं हो, हमारा प्लेनेट जो है वो कितना पुराना है। तुम अभी इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे, तुम्हारे डेटा ऐसे, और 12th वालों के सिलेबस में ऐसा 4 बिलियन मतलब बैंग, मैं तो पूरा बिग बैंग बनाऊंगा। हाँ, तो पूरा यूनिवर्स कब आया, प्लेनेट कब आया, फर्स्ट नाइट कब आया, लेकिन इनकी बात को एग्जैक्ट नहीं है, तो रफली ये आजू बाजू की बात है। मतलब जब से प्लेनेट आया है उसके थोड़े सालों बाद ये भी आ गया, तब से मेहनत कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन करने में। तो स्ट्रेमेटोलाइट जो है वो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कंसिडर किए जाते हैं, माने जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इत्मीनान से सुनिए। स्क्रीन पे तो आता रहेगा और आपके पास भी है, तो सुनिए। ये वो हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट को ऑक्सीजनेट किया। कैसे किया? कैसे कर दिया? बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता था क्या? बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस हुआ क्या? सब मना कर रहे हैं, शर्मा जी बड़े कॉन्फिडेंटली मना कर रहे हैं। बैक्टीरिया में बाकायदा फोटोसिंथेसिस हुआ था, हमने फोटोट्रॉप्स पढ़े थे, और उसके बाद अगर आप सो गए तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो बाकायदा आपने फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में पढ़ा है, और बोला है पीएस एक ही मिलता है वहां, PS1 जिसका रिएक्शन सेंटर था 890। फिर ये भी बोला था कि उस पर इंफ्रारेड जो है उसके कारण से फोटोसिंथेसिस होता है। ये वो मेंबर है जिनमें PS1 और PS2 दोनों मिलता है, यानी वो पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। सब लिखा हुआ है, इधर उधर देखो जरा प्रिंटेड फॉर्मेट में कहां लिखा है, एक एक लाइन पूरा लिखा हुआ है। इनके पास PS1 और PS2 दोनों होता है, और ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिनमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। अरे बहुत ध्यान से सुनना, यही आएगा एग्जाम में, कोई और पूछे ना पूछे। तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है इस सप्ताह, और उसके बाद संडे को हो रहा है तुम्हारा रेस्पिरेशन का टेस्ट, और अगले सप्ताह में कभी भी मोनेरा प्लस सिस्टमेटिक्स ऑनलाइन। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 50 क्वेश्चन। इस बार पहली बार तुम P53 पर भी टेस्ट दोगे, 30 क्वेश्चन दोगे इधर frontrunner.in पर, और 20 दोगे P53 पर। और तुम तो दोनों पर देते ही रहे, खेलते खेलते तुम्हारा तो प्रैक्टिस हो गया, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हाँ, तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो गया। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तुम अगले साल 4 साइट पर खेलोगे, P53, frontrunner.in, 0731.in, और अगर मुझे समय मिल गया तो आएगी mp09.com, जिस पर होंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एसर्शन रीजन। पर मैं मन भी नहीं है मेरा करने का, क्यों करूं मैं? अपने बीवी बच्चों को टाइम दूं, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करूं? तुम्हें तो चिंता ही नहीं है खुद की, तुमने एक नहीं बनाए, एक बनाए, तो मैं क्यों परेशान हूं? मेरा काम तो वैसे भी चल ही रहा है, कोचिंग क्लास चली रही है, क्या रोटी मिली जाती है भगवान की कृपा से।
पर साइंटिस्ट ने अगर ये सोच लिया होता ना, भगवान कसम, तो आप पता है कैसे बैठे होते हैं? ये बिल्डिंग नहीं होती, पेड़ के नीचे हम बैठे होते, और थोड़ी देर में जब अंधेरा हो जाता तो पत्थर घिस के आग लगा रहे होते। अगर साइंटिस्ट ने यही सोचा होता कि रोटी मिल रही है, क्या करना? तो साइंटिस्ट को भी तो रोटी मिल ही रही होगी, पापा मम्मी खिलाते ही होंगे। क्या एंडरसन अंकल थे ना, कौन थे यार, बल्ब बनाया था? एडिसन। एंडरसन तो भोपाल के ट्रेजेडी वाला याद आ गया मुझे, उसने तो दुष्टता की थी। एडिसन ने सोचा होता, कितना बढ़िया होता कि रोटी तो मिल ही रही है, क्या करना? तो कितना मस्त लाइट मजा होता, मतलब कोई टेंशन ही नहीं होता। अंधेरा हो जाता, सब प्रभु भक्त, भाई कुछ करने को ही नहीं होता ना, मस्त भजन भजन होते, बातें बातें, गॉसिप गॉसिप, कोई नहीं कहता अपने को, मम्मी कहती नहीं पढ़ तो सही बेटा, इतनी बातें कर ली तूने, 2 टीवी भी देख लिए एपिसोड, अब तो पढ़ ले। कोई टेंशन ही नहीं होता, सब फुर्सत में होता। क्या लाइफ होती यार। खाली क्या करना था एडिसन को? बस इतना सा सोचना था कि रोटी तो मिल रही है ना। तुम्हारा भी तो वही हाल है कि सब कुछ लाइफ तो कंफर्टेबल है ना, तुम क्यों पढ़ो? और मेरे को ये मत जिताओ चेहरे से कि तुम बहुत पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो बहुत। तुम अभी भी अपने स्कूलिंग और अपनी कोचिंग और उन सब के बावजूद तुम्हें टाइम मिलता है, तुम्हें और पढ़ना चाहिए। चलो है कोई यहाँ ईमानदार व्यक्ति जो ये कह दे कि वो पूरा समय पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है? आज मैं उससे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 11th वाला। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कह दे, मैं एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा कि वो दिन भर पढ़ रहा है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता है, उसका आधा घंटा भी बेकार नहीं होता है, फिर भी उसको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बोलो, 5 मिनट दे रहा हूं तुमको और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। बस तो यही जवाब है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम है और तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो तुमको तो सब कुछ पता है। और जिसको सब कुछ पता और फिर भी गलती करे, उसको भूला नहीं कहते, मूर्ख कहते हैं। दोनों में अंतर है। मुझसे भूल हो गई, ये वो कहता है जिसको पता नहीं रहता और गलती हो जाती। जिसको सब पता है वो गलती कर रहा है, वो भूला नहीं है, वो मूर्खता कर रहा है। और तुम्हें मूर्खता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मेरी बातों का बहुत बुरा लगना चाहिए, और बुरे का हल यही है। ये नहीं है कि 3 गोली ठुकवा दो, डिश क्यों डिश क्यों डिश क्यों, एक पत्रकार को मार दी 3 गोली, खत्म। आजकल बुरा लगना भी भारी पड़ जाता है भाई। बुरा लग जाएगा, डिश क्यों डिश क्या, उसके बाद बहुत सुकून मिलता होगा। चलो, पता नहीं क्या होता होगा उसके बाद। तो क्या, तो मेरी बात का बुरा लगे तो खूब जाके पढ़ना, बुरा अपने आप अच्छा हो जाएगा। पर अभी तो नहीं पढ़ रहे तुम वैसा। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? PS1 और PS2 दोनों होते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इनमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। इनमें थाइलेकॉइड्स भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। थाइलेकॉइड नुमा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है बड़ा जोरदार है। अगर एक बैक्टीरिया, अगर एक साइनोबैक्टीरिया आप देख रहे हो तो उनकी एक सेल में आपको दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। इनके अंदर 2 भाग होते हैं, एक बीच का भाग और एक पेरिफेरल भाग। कुछ कहते हैं इनको, इन भागों को कुछ कहा जाता है। पेरिफेरल भाग को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि उसमें थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं, उसमें पिगमेंट मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और सेंट्रोप्लाज्म में होता है, उसमें डीएनए मिलता है, डीएनए की मॉलिक्यूल। तो आप इनकी सेल को 2 भाग में डिफरेंशिएट कर सकते हो, वन इज सेंट्रोप्लाज्म और उसके चारों तरफ जो मिलता है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। होगा, देखो आपके पास मिला क्या डिस्क्रिप्शन? पेज नंबर 11 पर डायग्राम चलिए
अच्छा बराबर, डायग्राम के राइट साइड में जहाँ L1 L2 L3 L4 दिख रहा है आपको जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। मान लिखना है आपको कि L1 L2 L3 L4 जो है ये की बॉल है, L1 इनमें सबसे अंदर होती है और L4 सबसे बाहर की तरफ होती है। तो इनमें 4 लेयर होती है इनकी बॉल के अंदर, L1 L2 L3 L4। L1 इनर मोस्ट है, L4 आउटर मोस्ट है। और इनका सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और उसमें LPS भी होता है। और इनके जेनेटिक मटेरियल की मौजूदगी बीचों बीच होती है जिसको कहा जाता है सेंट्रोप्लाज्म। और चारों तरफ क्या होता है? क्रोमोप्लाज्म। उसमें कौन मिलते हैं? थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स में क्या मिलता है? पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? कौन सा पिगमेंट मिलता है? उसके अलावा फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन मिलते हैं, लेकिन उनको इज्जत से बोलो, उनको फाइकोसाइनिन फाइकोएरिथ्रिन नहीं बोलते। ऐसे तो जी लगा दो, फाइकोसाइनिन जी और फाइकोएरिथ्रिन जी या श्री फाइकोसाइनिन जी या श्री फाइकोएरिथ्रिन जी नहीं, उनको सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन बोलते, क्योंकि आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन भी है। कहां आएंगे इस समय पर बताएंगे। अभी के लिए इनमें सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन भी मिलते हैं। ये ऐसी स्लाइड है आपके पास, इनके पास पिगमेंट पाए जाते हैं सी फाइकोसाइनिन सी फाइकोएरिथ्रिन, जो एक छोटे से स्ट्रक्चर में मिलते हैं जिसको बोलते हैं फाइकोबिलियोसोम्स। क्या कहा जाता है उसको? फाइकोबिलियोसोम्स। उसमें आपको फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन दोनों मिलते हैं। इनमें भी मीजोसोम जैसा एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको बोलते हैं लैमेलासोम। और लोमासोम का मिलता है ग्रेड लेवल वाला लेवल जो मानते हो कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। लोमासोम मैंने पढ़ाया है, बोला था कि वहां आएगा पढ़ाऊंगा। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्ट्रक्चर मिलता है लोमासोम, किसमें मिलता है? पंजाई, शाबाश। तो पंजाई के अंदर आपको लोमासोम जो है वो देखने को मिलता है, लोमासोम पाया जाता है। यहाँ है लैमेलासोम। कल घर से ढूंढ करके लाना, पढ़ करके लाना। इनका फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन एक खास फिनोमेना दिखाता है, उसको बोलते हैं गाइडिकोज। GAIDUKOV, गाइडिकोज फिनोमेना। ये क्या है? ढूंढ के लाना। गाइडिकोज फिनोमेना कल ढूंढ करके लाना, यहाँ भी काम आएगा। और अब कल भी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा एल्गा पढ़ाते वक्त भी गाइडिकोज काम आएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे जब वहां पर आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन, तो उनकी चर्चा करते वक्त हम ये बात करेंगे, ये चर्चा होगा। फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन भी इनमें मिलते हैं क्लोरोफिल ए के अलावा। ये एक इंपॉर्टेंट बात था, एक महत्वपूर्ण बात था। अगर बात करें कि ये कैसे हैं, क्या ये कॉलोनियल होते हैं, क्या ये अकेले होते हैं, क्या ये ग्रुप में होते हैं, तो ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये आप ग्रुप में देख रहे हैं, कॉलोनी में देख रहे हैं, तो कई सारे मेंबर इनके फिलामेंटस होते हैं। ये देखिए एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सारे आपको समूह में मिलते हैं। कुछ इस तरह दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। ये देखिए एनाबिना है, मतलब ये सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, एक साथ मत देखिएगा, लेकिन जहां जहां एक ग्रुप दिख रहा है, ये एनाबिना का ग्रुप है, एनाबिना का ग्रुप है, तो ये एनाबिना आपको दिख रहा है, फिलामेंट के फॉर्म में दिख रहा है। ये रिबुलेरिया दिख रहा है साइड में, दैट इज रिबुलेरिया, उसको रिबुलेरिया कहा जाता है। तो एनाबिना, नॉस्टॉक, आप तो दो से दोस्ती तगड़ी रखो। स्क्रीन पर है आपके पास, प्रिंटेड फॉर्मेट में है कि इनमें फिलामेंटस जो साइटोबैक्टीरिया उसमें खास हैं नॉस्टॉक और एनाबिना। ऑसिलोटोरिया भी होता है। ऑसिलोटोरिया जो होता है वो होमोसिस्टस होता है। होमोसिस्टस का मतलब होता है उसकी सारी सेल एक जैसी हो, ऑसिलोटोरिया। लेकिन एनाबिना, नॉस्टॉक के अंदर ऐसी नहीं होता।
हिट्रोसिस्टस होता है, वहां कुछ सेल बीच में बाकी सेल से अलग शेप की होती है, जिनको कहा जाता है हिट्रोसिस्ट। क्या कहा जाता है? हिट्रोसिस्ट। लिख लो, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो एक बार अंडरलाइन कर लेना, मेक श्योर कि तुमको मिल रहा है। अगर फिलामेंट हो ऐसा, बस ये सेल और ये फिलामेंट हो, और इसके विपरीत अगर ये फिलामेंट हो और इसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवर भी, दो स्थितियां होती है। सिंपल सेल का स्ट्रक्चर जिसके बाद म्यूसिलेजिनस लेयर नहीं होता, इसको बोलते हैं, ये कहलाता है ग्लाइकोल। अगर है तो फिलामेंट प्रॉपरली, ऐसी लड़ाई नहीं है, इसको फिलामेंट कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली फिलामेंट की बजाय ट्राइकोम पे। ट्राइकोम वो होता है जिसके बाहर म्यूसिलेज का डिपोजिशन नहीं होता है। म्यूसिलेज तो जानते हो ना, क्या होता है म्यूसिलेज? अनिशा, म्यूसिलेज क्या होता है? ऐसा जगह नोट नहीं है, चिपचिपा सब्सटेंस, अरे कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स, म्यूसिलेज। तो ये म्यूसिलेजिनस डिपोजिशन जो है, वो म्यूसिलेजिनस डिपोजिशन आपको अगर बाहर मिलता है तो फिलामेंट से, अगर नहीं मिलता है तो उसको आप ट्राइकोम कहते हैं। ऑसिलोटोरिया जो है उसमें आपको ट्राइकोम मिलते हैं। ऑसिलोटोरिया के अंदर आपको ट्राइकोम्स देखने को मिलते हैं, जबकि नॉस्टॉक हुआ, एनाबिना हुआ, इनके अंदर आपको, नॉस्टॉक हुआ, एनाबिना हुआ, इनके अंदर आपको बाकायदा पूरे फिलामेंट मिलेंगे। नॉस्टॉक में तो पूरा भरा पूरा एक परिवार होता है और उसका चारों तरफ कॉमन म्यूसिलेज होता है। नॉस्टॉक में आपको ऐसा कुछ मिलता है, ये पूरा म्यूसिलेजिनस डिपोजिशन हो गया और इसमें फिर एक सारे नॉस्टॉक के फिलामेंट्स होते हैं। नॉस्टॉक में कॉमन म्यूसिलेजिनस डिपोजिशन जो है वो आपको नॉस्टॉक और एनाबिना कभी पहले भी सुने तो नहीं, लेवल वालों ने मेरे मुंह से अप्रैल में कभी सुने, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात हो रहा था तो कहा था लिखना, याद रखना, अभी बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, पर ये भी करते हैं फ्री लिविंग के तौर पर। तो नॉस्टॉक और एनाबिना दोनों, इनकी दोनों पूरी बात सुनो, ये फ्री लिविंग भी और ये सिम्बायोटिकली भी, दोनों तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और तुम्हारी एनसीईआरटी में भी पढ़वाई थी, ड्रॉपर के साथ बैठे थे तो एनसीईआरटी में लाइन पढ़वाया था, और फिर लाइन दोनों जगह निकला था, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी निकला था और वो मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी निकला था, दोनों जगह का लाइन पढ़वाया, इतना बात हुआ है। तो याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, वर्कबुक में दिया है, बोथ आर वेरी गुड नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं दोनों, नॉस्टॉक और एनाबिना। चले, वो भी लिख लिया, फ्री लिविंग होते हैं और सिम्बायोटिकली भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन मिल गया है ना, ये पूरा स्लाइड है एक। मेरे को नहीं मिला क्योंकि कहाँ है। हो गया,
इनका ये जो खास सेल है हेटेरोसिस्ट, अब उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। एनी आइडिया अबाउट हेटेरोसिस्ट? कुछ भी जानते हो जो आप उसके बारे में? दिखा तो रहा हूं मैं आपको स्क्रीन पर, ये देखिए स्क्रीन पर हेटेरोसिस्ट नजर आ रहा है, बाकी सेल से अलग आपको नजर आ रहा है और उसके कनेक्शन नजर आ रहा है, तो बोलते हैं पोलर नोड्यूल्स। एक आगे की तरफ कनेक्ट करके रखता है, पीछे की तरफ। तो इसको हेटेरोसिस्ट को बोलते हैं बायोलॉजिकल एनिग्मा। बायोलॉजिकल एनिग्मा है पजल, पहेली, एग्जैक्ट। तो बायोलॉजिकल पहेली है, जैसे पहेली का जवाब भी हमारे पास है, तो उसकी हरकतें ऐसी ऐसी कि वो पहेली नुमा है कि भैया ये है का ही नहीं। साइंटिस्ट भी क्लियर नहीं, ये भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है, तो ये क्या क्या करता है ये पूछो। थिक वॉल होता है, आजू बाजू की सेल से अलग डिफरेंशिएबल होता है, सब लिखा हुआ है आपके पास, ताकि तुम निश्चित कहोगे तो मेरी सुनोगे, नहीं तो तुम एक दूसरे से बतिया करोगे। चलो फिर नोट करते जाना, अच्छा है, नहीं तो तुम्हें क्लियर रहेगा क्या लिखा। तो हेटेरोसिस जो होता है वो थिक वॉल होता है, पॉइंट नंबर 1। वो अपने आजू बाजू की दोनों तरफ वाली सेल से कोई बात नहीं, आपको लिख लो शॉर्ट में। हेटेरोसिस जो थिक वॉल है, आजू बाजू की जो दोनों तरफ की सेल होती है उनसे वो पोलर नोड्यूल से जुड़े होते हैं, पर हर बार पोलर नोड्यूल दो है जरूरी नहीं, कभी एक भी हो सकता है। तब एक होगा कॉमन सेंस लगाना, चल टर्मिनल है। तो हेटेरोसिस दोनों प्रकार के होते हैं, टर्मिनल भी और इंटरकैलरी। इससे टाइप भी क्लासिफाई हो गए। हेटेरोसिस दो प्रकार के हो गए, टर्मिनल और इंटरकैलरी। चलें, क्या करते हैं पहले जवाब इसी का, क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एनालिसिस नॉस्टॉक के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। थिक वॉल होता है इनका, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं घुस पाता। अरे समझ रहे हो क्या? क्यों डरते हो ऑक्सीजन से? इतना नाइट्रोजनेस एंजाइम ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है और फिर नाइट्रोजन से कंबाइन नहीं करेगा। इसके लिए जरूरी है ये होना कि वहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ना पहुंचे। सब ना पहुंचे तो ना पहुंचे, पर एक बार प्रॉब्लम है सर, वो क्या सर, बैक्टीरिया में तो डरने का कि ऑक्सीजन बनाते नहीं थे, ये तो बनाते हैं सर, साइटोबैक्टीरिया है, पॉइंट है। इसलिए इनकी बाकी सारी सेल में pH1 pH2 होता है, हेटेरोसिस के अंदर pH1 pH2 नहीं होता। वहां सिर्फ क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस से बोलो, अरे बोलो। अच्छा, तो ये भी पता नहीं फोटोलिसिस और वाटर कौन से सिस्टम से होता है। अरे फोटोलिसिस का वाटर होता है pH2 से, P680। तुम्हारी शक्ल बहुत भयानक हो रही है ट्वेल्थ वालों। फोटोलिसिस का वाटर तुमको याद नहीं आ रहा इधर, ये P680 याद नहीं आ रहा, ये P700 याद नहीं आ रहा। तो pH2 जो है pH2 हेटेरोसिस में ये है। जहां आप मुझे बता रहे थे कि सर यहाँ भी लिखा हुआ है, वहां हेटेरोसिस का दूसरा फंक्शन लिखा है। वहां लिखा है कि हेटेरोसिस रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं। फिलामेंट हेटेरोसिस की वजह से टूट जाता है और बचा हुआ फिलामेंट पूरा नए साइनोबैक्टीरिया को जन्म देता है। एक और फंक्शन जोड़ लीजिए कि हेटेरोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन में भी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं।
क्लियर है? ये सारी चर्चाएं हेट्रोसिस्ट का हमने कर लिया। 5 मिनट और लगेगा, आज नहीं, अगली क्लास में लेंगे। हार्मोनिया क्या होता है ये बात करेंगे, साइनोबैक्टीरिया को कंक्लूड करेंगे 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं, और 10 से 15 मिनट लगेंगे लेक्शिया या राइटिंग और स्पाइरोसिस को पढ़ने। कुल जमा 15 से 17 मिनट का पढ़ते हैं। जो लोग रेडियो ऑब्जर्वर लाएंगे वो पढ़ पाएंगे, जो नहीं लाएंगे वो कर ही जाएंगे, ये अप्रोच करेंगे। आप मतलब रेडियो ऑब्जर्वर रोज आप आधा घंटा और उसका कोई वीडियो बेहतर नहीं, सिंपल है। क्योंकि उस पर देख लेना है, ये शक्ल देख के याद आ जाएगा कि वीडियो ऑब्जर्वर है। जब डरावनी चीज होती ना तो अपने आप याद आता है। तो आज से डरावनी चीज शुरू हो, नियम पक्का। आपको क्या खुशी मनाना है? चलो यार रेडियो ऑब्जर्वर तो भूलोगे यार, तो आपको खुश भी रहना पड़ेगा ना। खुश रहोगे तो पढ़ाई होगी, तो आपको खुश ऐसे रहना कि चलो यार 1.5 घंटा तो बचा, पूरे बगाने का तो उल्टा नुकसान। तो आपसे अगर आप मेरे साथ साइनोबैक्टीरिया खत्म करना चाहते हैं, मुझे करना चाहते हैं, तो रेडियो ऑब्जर्वर देख के आइए। एक दूसरा सैटरडे है, हम शुरुआत कर देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। पढ़ करके क्या आना है? शुरुआत के पैकेजेस में जो दिया है, आरबीसी के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत लंबा सारा बातें। उसके अलावा हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या होता है ना, ये बातें ये आपको मदद करेगी, आपको हेल्प करेगी। तो क्लास में आ जाता है, अच्छे से चीजें समझ पाओगे। तो शुरुआती जो आरबीसी प्रोडक्शन के बारे में बातें काफी लंबे, काफी अच्छे पेजेस हम कर लेते हैं 3 घंटे की क्लास में। आधा घंटे अगर जा रहा है, 2.25 घंटे के आसपास मिलेगा, 15 मिनट का ब्रेक देगा निकालने। तो इसलिए काफी कुछ पढ़ करके